तो अब हम लोग देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो इसमें जैसे हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया था कि इन 1774 फ्रांस का राजा कौन बना, लुई 16। वैसे आपको यहाँ लुइस दिख रहा होगा लेकिन इसे पढ़ते हैं लुई, बर्बन डायनेस्टी का। आप इसे बर्बन बिस्किट से भी याद रख सकते हैं। तो इस सोसाइटी का कैसे डिवीज़न था हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसमें देखिए उस वक्त जो 1789 से पहले का पीरियड था उसे ओल्ड रेजाइम कहा जाता है, ओल्ड रेजाइम। तो उस समय सोसाइटी स्टेट्स में बटी हुई थी। इसे ESTAT वाला स्टेट, ना कि STATE वाला स्टेट। तो ये इसे आप स्टेट भी पढ़ सकते हैं स्पेलिंग याद रखने के लिए। तो पहला स्टेट था क्लर्जी, दूसरा नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। तो इसमें 3 पार्ट था, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर एटसेट्रा। सेकंड पीजेंट्स एंड आर्टिसंस मतलब कारीगर। थर्ड स्मॉल पीजेंट्स, लैंडर्स, लेबर्स एंड सर्वेंट्स। इनका हालत सबसे ख़राब था। जो लास्ट वाला है थर्ड स्टेट का भी, वैसे पूरे थर्ड स्टेट का भी इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। लेट 18th सेंचुरी का ये बात हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। तो इसे आप याद ही करके रखिए, ये एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस ने ढेर सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और वो भी लंबे समय तक लड़ाइयाँ लड़ी थी, ये नहीं छोटी मोटी। तो उसमें भी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगे थे तो उससे वहाँ का ट्रेजरी खाली हो गया था। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वैगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स जो कैपिटल शहर पेरिस से थोड़ा दूर है, वहाँ पे राजा महाराजाओं के डिफरेंट पैलेसेस थे, कोर्ट्स थे। लोग राजा महाराजा शहर से हट के बनवाते थे अपना महल और कोर्ट, तो उससे जो मेंटेन करने का खर्च ज़्यादा था वो भी सरकार की ही तिजोरी से जाता था। फिर थर्ड, अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अमेरिका और फ्रांस दोनों का कॉमन एनिमी कौन है, ब्रिटेन। उसके साथ जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ जिसे ब्रिटेन ने कॉलोनीज़ बना रखा था, तो उनके इंडिपेंडेंस में हेल्प किया। तो वहाँ भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगे। फिर इसी वॉर के बारे में बताया जाए तो वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिवर्स टू ए डेप्थ दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion लिवर्स फ्रांस की उस समय की करेंसी थी जो 1794 में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। जैसे रुपी होता है, डॉलर होता है, उस प्रकार। और इसका क्या है, लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट मतलब लोन जो लेंडर्स देते थे स्टेट को, पूरे कंट्री का बात हो रहा है फ्रांस का, नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ा लिया। फिर आगे, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलाउंट। सिर्फ इंटरेस्ट, जो 10% इंटरेस्ट के ऊपर बात हो रहा है, उसी के पेमेंट में इंक्रीजिंग परसेंट ऑफ फ्रांस का बजट जो था वो स्पेंड होता था। फिर आप पूछ सकते हैं कि रेगुलर एक्सपेंस जैसे कोर्ट हो गया, मेंटेनिंग पैलेस, आर्मी कोर्ट, ये सब कहाँ से आता था, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़, तो ये सब का कहाँ से आता था। तो ये इसके लिए फ्रांस को टैक्स बढ़ाना पड़ा। टैक्स से भी रिलेटेड एक अनोखा पैटर्न है कि सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे। इंक्रीजिंग टैक्स क्या ये सॉल्यूशन था? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? यहाँ लिखा है इसलिए नहीं। इंक्रीजिंग टैक्स वॉज नॉट ए सॉल्यूशन, बट वाई? क्वेश्चन राइजेस बिकॉज ओनली द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। थर्ड स्टेट के ही मेंबर सिर्फ टैक्सेस पे करते थे। फर्स्ट और सेकंड यानी क्लर्जी एंड नोबिलिटी को कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ता था। पीजेंट्स वहाँ के उस वक्त फ्रांस के 90% ऑफ द पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करते थे, लेकिन 60% ऑफ लैंड किसके द्वारा ओन किया जाता था? नोबल्स, द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में कुछ रिचर मेंबर्स भी थे, जैसे हम देख सकते हैं पीछे जाके, ये बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एट्सेट्रा। तो ये मेन प्रॉपर्टी को यही ओन करते थे। ये आ जाते हैं। और द क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। हाँ, तो जन्म सिद्ध ही उनके कुछ अधिकार थे। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि टैक्स उन्हें नहीं पे करना पड़ता था, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। फिर पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लैंडलॉर्ड भी यहाँ होता, लेकिन लॉर्ड लिखो, लॉर्ड टू वर्क ऑन हिज फील्ड एंड हाउस, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। तो
अब जब टैक्स में उनका सारा इनकम जैसे पीजेंट्स का या आर्टिसंस का लग रहा है, तो उन्हें अपने लाइवलीहुड के लिए सर्विसेज रेंडर करने पड़ते थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को, इवन की थर्ड स्टेट की जो टॉप कैटेगरी थी, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, ऐसे। और लिवर, जैसे मैंने बताया आपको, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। क्लर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। क्लर्जी, जो चर्च में जिन लोगों का स्पेशल फंक्शन होता है वो क्लर्जी में आते हैं, जो पहला स्टेट है। फिर दो तरह के टैक्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर राइट साइड। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथेस फ्रॉम द पीजेंट्स। तो चर्च जो टैक्स पीपल से लेती थी उसका था टिथेस, TITHES, ये वाला। एंड फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू स्टेट। स्टेट को, थर्ड स्टेट का लोगों को टैक्स पे करना रहता था। दिस टैक्सेस इंक्लूडेड, दो टाइप के टैक्स थे इसमें, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को बोलते थे टेल, TAILL, ये वाला टेल। और नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स थे जो डेली जो सामान यूज़ होता था उस पर लगते थे, जैसे कि नमक हो गया, टोबैको हो गया। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बॉर्न अलोन बाय द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट ही सिर्फ बॉन्ड करती थी ये जो भी बर्डन था। यहाँ भी लिखा हुआ है टिथ, द टैक्स लीव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये इंपॉर्टेंट 1 मार्कर हो सकता है। 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। टिथ, टेल, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये सब डिस्कशन है कि सिर्फ थर्ड स्टेट के ही लोगों को टैक्स पे करना था। ये बार बार रिपीट हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ते गया, समय के साथ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ते गया। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। तो जो अब जाहिर से बात है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड का डिमांड भी बढ़ेगा, आखिर खाना सबको खाना है। तो ग्रेन्स का प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा जितना कि डिमांड बढ़ा। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो उस वक्त ब्रेड फ्रांस का स्टेपल डाइट था, मुख्य आहार था, तो उसका जो प्राइस था बहुत तेज़ी से बढ़ गया। तो इससे क्या रिजल्ट हुआ? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। वैसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस का जो डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखा है, पर बुक में सब्सिस्टेंस क्राइसिस का डेफिनेशन भी दिया होगा। इसका शॉर्ट में इसका ये मतलब होता है कि ऐसा सिचुएशन जहाँ लाइवलीहुड के जो बेसिक मीन्स होते हैं जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, इन्हीं की कमी पड़ जाए, यही इंडेंजर्ड हो जाए।